वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, हमारा कोर्स चल रहा है टेलीकॉम नेटवर्क फंडामेंटल का। और आज हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है इवोल्यूशन ऑफ सेलुलर आर्किटेक्चर 1G टू 4G। पिछले लास्ट 4 से 5 लेक्चर्स के अंदर हमने सेलुलर आर्किटेक्चर पढ़ा एक लेक्चर के अंदर। उस अगले में हमने 1G सेलुलर आर्किटेक्चर, देन 2G 3G 4G, वन बाय वन हमने सबको डिस्कस किया है। लेकिन आज जो लेक्चर नंबर 10 है हमारा, इसके अंदर हम इन सबको कंपेयर करेंगे, क्योंकि जब तक कंपैरिजन ना होना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है। ओके जनाब, सेलुलर आर्किटेक्चर क्या है? सेलुलर नेटवर्क इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम where a large geographical area is divided into small areas called cell। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जनाब आप सपोज कर लें कि ये एक सिटी है। ये एक सिटी का मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सही है। पता के बाउंड्रीज जो हैं कोई फिक्स नहीं होती। अच्छा, जब मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ तो बेसिक आइडिया क्या था कि यार हम सिटी के सेंटर में जो है ना एक बड़ा सा टावर लगा देंगे, ठीक है। हमने बड़ा सा टावर लगा दिया। इस टावर को हम हाई पावर का एक सिग्नल जनरेट करेंगे यहाँ से। वो टावर अपने इर्द गिर्द के पूरे एरिया को कवर करेगा। मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, लेकिन इसमें मसला क्या आ गया? इसमें मसला ये आया कि भाई पूरे सिटी को अगर आपने कवर करना है तो आपको टावर की हाइट बहुत बड़ी लगानी पड़ेगी, नंबर वन। और जो यहाँ से सिग्नल जनरेट होगा बहुत ही हाई पावर का सिग्नल यहाँ से जनरेट होगा, नंबर टू। नंबर थ्री, ये बहुत बड़ा सिटी है ये, सही। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पे 40 से 50 बंदों ने मोबाइल सर्विस ले लिया आपसे। तो टावर जो होता है इसकी कैपेसिटी होती है 40 50 60 100, बस से ज़्यादा कोई हैंडल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो है एक टावर या एक सेल आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लिया, लेकिन अब आप ज़्यादा लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। अब ये सिटी किसी भी वजह थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, इस साइड पे थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया सिटी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? या तो यहाँ पे आप बड़ा सा टावर लगाओ या इस टावर की आप पावर बढ़ाओ। जब इस टावर की आप पावर बढ़ाओगे तो ये देखो, ये पूरा गोलाई के अंदर पूरा ये सारे इस एरिया यहाँ से ये वेस्ट हो गया, क्योंकि टावर की जब पावर बढ़ाओगे तो अपने हर तरफ बढ़ाएगा वो, तो पूरा सेल पूरा एक्सपेंड करेगा वो। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ये एरिया भी एक्सपेंड हो गया, यानी इसमें आपके रिसोर्सेज की सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन उस वक्त के लिहाज से बहुत बेहतर था क्योंकि नई नई चीज़ थी भाई। ओके, फिर उन्होंने कहा कि हम एक नया आइडिया लेकर आते हैं। हम एक काम ये करते हैं कि जो हमारा सिटी है ना, हमने इसमें यहाँ पे सर्विसेज देनी है, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और हर एरिया के अंदर एक एक टावर लगा देते हैं। इन्होंने क्या किया, देखो ये सिटी था बेसिकली हमारा, इसमें इन्होंने यहाँ पे एक टावर लगा दिया, ये टावर लगा हुआ है यहाँ पे, सही है। इसने अपना एक्सेल बना लिया, दूसरा टावर लगा लिया, इसने अपना एक्सेल बना लिया, तीसरा टावर बना लिया, इसने अपना एक्सेल बना लिया, सही। अब एक्सपेंशन हुई तो यहाँ पे इन्होंने एक टावर और लगा दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? आपने एक ही सिटी को मल्टीपल छोटे छोटे ब्रांचेस में ब्रेक कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ आपको? इससे फ़ायदा ये हुआ भाई, इट सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स। अब आप ज़्यादा यूज़र्स को सपोर्ट कर सकते हो। जब एक टावर 40 से 50 को कर रहा है तो छोटे छोटे टावर ये भी 40 से 50 करेंगे, 40 से 50 को। तो अगर 30 भी करते हैं, 30 30 30 या 90 तो इन्होंने कर लिया आराम से। यानी अब आप यूज़र की सपोर्ट आप ज़्यादा कर सकते हो, नंबर वन। नंबर टू, फ्रीक्वेंसी रीयूज़ कर सकते हो आप। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का क्या मतलब हुआ? देखो, आपने किसी भी कंट्री के अंदर जब आप मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो तो वहाँ के टेलीकॉम अथॉरिटीज़ से आप एक फ्रीक्वेंसी बैंड परचेज़ करते हो। समझो, इन्होंने आपको फ्रीक्वेंसी बैंड दिया, इसकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये फ्रीक्वेंसी बैंड आपने इस टावर पे अप्लाई कर दिया और पूरे एरिया में सर्विस स्टार्ट कर दी। अब आपको बराबर में एक और सिटी है, उसको सर्विसेज देनी है, वहाँ पे भी आपने बड़ा टावर लगा दिया, तो वहाँ पे ये सेम फ्रीक्वेंसी आप दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि ये बॉर्डर पे सारे क्या आएगा, इंटरफेरेंस आएगी। लेकिन ये छोटे छोटे आपने ब्लॉक बना लिए हैं, छोटे छोटे सेल बना लिए हैं, इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये हुआ कि आपने क्या किया, एक बड़ी सी फ्रीक्वेंसी का पूरा बैंड है, उसको आपने 400 में डिवाइड किया, सही। एक पार्ट आपने छोटे से टावर को यहाँ दे दिया, दूसरा आपने यहाँ दे दिया, तीसरा आपने यहाँ दे दिया,
चौथा पार्ट आपने ये वाले टावर को दे दिया। अब आप इसको मज़ीद एक्सपेंड कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिटी एक्सपेंड हुआ, यहाँ पे आपने एक टावर लगा दिया, सपोज कर लो, सही है। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी नंबर 1 दी हुई थी, यहाँ 4 दी हुई थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नंबर 2 या 3 यहाँ पे आप दे सकते हो, क्योंकि 2 इधर मौजूद है और इधर मौजूद है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी जो आपका लोकेट है वो आप दोबारा उसको रीयूज़ कर सकते हो। ये सेलुलर स्ट्रक्चर का फ़ायदा हुआ। स्केलेबल एंड ईजी टू एक्सपेंड, आराम से इसको आप एक्सपेंड करवा सकते हो, कोई इशू मसला ही नहीं है। जहाँ जहाँ सिटी जिस डायरेक्शन, सिटी इस डायरेक्शन में बढ़ा है आपका, तो यहाँ पे एक टावर लगा दिया आपने। तो ये बात रिक्वायर्स लो ट्रांसमिशन पावर, क्योंकि हर छोटे छोटे एरिया आपने बनाया ना, वहाँ पे ट्रांसमिशन पावर आप ही कम लग रही है। बैटरी लाइफ ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, ये सिंगल टावर वाला कॉन्सेप्ट था ना, तो ये टावर जो है हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पावर का सिग्नल यहाँ से जनरेट होता था, और इतना बड़ा सिटी था, इस पूरे सिटी के अंदर आपने अगर मोबाइल सर्विस ली हुई थी तो उस ज़माने के अंदर मोबाइल्स इतने बड़े बड़े होते थे, उनको गाड़ी में रखना पड़ता था, और उनके साथ बड़ी बड़ी बैटरीज भी अटैच होती थी और बड़े बड़े एंटीनास भी अटैच होते थे। बड़ी बैटरीज क्यों होती थी? क्योंकि जब ये पावर से हाई पावर का सिग्नल यहाँ से टावर से यहाँ तक आएगा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके, क्योंकि आप पूरे सिटी को कवर करो ना एक साथ आप, तो इस मोबाइल से भी तो सिग्नल यहाँ तक पहुँचना है, तो उसको भी हाई पावर का होना चाहिए, यानी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। बैटरी यहाँ पे बड़ी रखनी पड़ती है आपको, एंटीना का साइज़ यहाँ पे आपको बड़ा रखना पड़ता था यहाँ पे। लेकिन जब आपने छोटे छोटे टावर लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, जो मोबाइल डिवाइस उस एरिया के अंदर है उसको ज़्यादा पावर का सिग्नल जनरेट नहीं करना पड़ेगा, छोटी बैटरी से भी काम चल जाएगा। तो इसीलिए 1G से लेके जो आज हम 5G तक पहुँचे हैं, हमारे मोबाइल का साइज़ छोटे से छोटा होता चला जा रहा है। इवन कि अब घड़ी के अंदर आ जाता है, कहाँ उस ज़माने गाड़ी में आता था, अब घड़ी के अंदर भी आपका मोबाइल आ जाता है। इम्प्रूव बैटरी लाइफ ऑफ मोबाइल, कॉस्ट इफेक्टिव नेटवर्क डिज़ाइन, कॉस्ट सही है ना, आपकी कॉस्ट बच गई इसके अंदर, यानी जितनी जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे आप सेल बनाते जा रहे हो। मिसाल के तौर पे इस सेल के अंदर, इस एरिया के अंदर ज़्यादा आबादी आ गई, आपने क्या किया यार, इसमें 2 टावर लगा दिया आपने, छोटे छोटे 2 सेल बना दिए यहाँ पे आपने। अब हर चीज़ आप कंट्रोल में आ गई है सेलुलर आर्किटेक्चर की वजह से। इसी सेलुलर आर्किटेक्चर को देखते हुए फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन आपकी स्टार्ट हुई। अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर आर्किटेक्चर जो स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल जो आया, उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर था। उसके मेनली 3 पार्ट थे। एक पार्ट कहलाता है यूज़र इक्विपमेंट, दूसरा पार्ट कहलाता है बेस स्टेशन, और तीसरा पार्ट कहलाता है एमएससी। यूज़र इक्विपमेंट से मुराद वही मोबाइल डिवाइसेस हैं जो कि यूज़र को टावर के साथ कम्युनिकेट करवाती हैं। बेस स्टेशन से क्या मतलब था? बेस स्टेशन का मतलब ये था कि जनाब आपके जो टावर लगे उनको आप क्या क्या कहते हो, उसको बेस स्टेशन कहते हो। एमएससी क्या है? एमएससी जो है इस पूरे नेटवर्क का कोर यानी दिमाग, जो इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ये बेसिक 1G सेलुलर आर्किटेक्चर है, जो कि उसी सेलुलर जो लास्ट स्लाइड में मैंने आर्किटेक्चर को डिज़ाइन दिखाया उसको देख के ये बनाया गया। अब इसमें देखें, इसमें आपका यूज़र इक्विपमेंट जो आपके बेस स्टेशन से कनेक्ट होता है, बेस स्टेशन सारे के सारे आके आपके एमएससी के साथ कनेक्ट होते हैं। एमएससी जो है कॉल को इस्टेब्लिश करता है, कॉल का सेशन बिल्ड करता है, इन टावर के ऊपर पावर को कंट्रोल करता है, यानी ईच एंड एवरीथिंग डन बाय दिस एमएससी। और अगर कोई बाहर नेटवर्क में कॉल जानी है, वो भी इसी एमएससी के थ्रू बाहर नेटवर्क पे कॉल होगी। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन सेलुलर आर्किटेक्चर था, इट सपोर्ट्स वॉइस सर्विस ओनली, यहाँ पे डेटा या एसएमएस की सर्विस नहीं थी। यूज़ सर्किट स्विचिंग, यानी आप यूज़र 1 है और यूज़र 2 है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगे, तो यूज़र 1 अपने टावर के साथ कम्युनिकेट करेगा, वहाँ से लेके एमएससी कॉल जाएगी, एमएससी से इसके टावर जाएगी, इसके टावर से यूज़र तक आएगी, और बीच में एक सर्किट इस्टेब्लिश हो जाएगा जिसे हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग। यानी वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे सर्किट स्विचिंग इस्तेमाल होती थी। मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस किससे कहते हैं? देखिए टावर है, एक टावर के हुदूद में एक मोबाइल तो होगा नहीं, हो सकता है इस टावर के हुदूद में एक मोबाइल यहाँ पे भी हो, 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 यानी मल्टीपल मोबाइल जो है इस टावर के से जनरेट होने वाली सेम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए इसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल होती है मल्टीपल एक्सेस, यानी मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने के लिए, मल्टीपल डिवाइसेस को नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है यहाँ पर उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस।
ये टेक्निक क्या कहती है, ये टेक्निक ये कहती है कि भाई हम इस फ्रीक्वेंसी को जो है हम डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपको एक बैंड मिला है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें से आप 1 2 3 4 5 स्लॉट बनाओगे। एक स्लॉट एक मोबाइल को असाइन करोगे, दूसरी स्लॉट दूसरे को, तीसरी स्लॉट तीसरे को, चौथी पाँचवीं छठी की 6 मोबाइल को आपने स्लॉट असाइन कर दी। अब अगर 7वां मोबाइल यहाँ पे आया तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक पहली स्लॉट फ्री ना हो जाए। ये उस ज़माने की एक टेक्निक थी, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। उस ज़माने में बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से चली, सारे मामला यहाँ पे हुए। ओके, नॉइज़ और इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी इसके अंदर। अब यहाँ पे जो है आपस में सेलुलर मोबाइल्स के दरमियान जो सिग्नल जनरेट होता है, सेम फ्रीक्वेंसी ये यूज़ कर रहे हैं। स्लाइसिंग हो गई है फ्रीक्वेंसी के लिए, फिर भी बहरहाल आपस में इंटरफेरेंस नॉइस का कॉन्सेप्ट उस ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन बहरहाल जदीद थी चीज़ थी उस ज़माने की, उस ज़माने के लिहाज से बहुत बेहतर था ये। लो कैपेसिटी एंड इनएफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूजेज, यानी कैपेसिटी लो थी क्योंकि आप एक टावर के ऊपर फ्रीक्वेंसी को कितने स्लाइस में डिवाइड करोगे, तो एक हद तक स्लाइस में डिवाइड करके आप एलोकेट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो फर्दर कोई आएगा तो उसको आप जगह नहीं दे सकते, तो लो कैपेसिटी थी। तो इसी हिसाब से हम कहते हैं इनएफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूजेज, यानी आपने जो स्पेक्ट्रम मिला हुआ उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते थे उस ज़माने के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी। नो इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी, अब वायरलेस सिग्नल जनरेट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया, सारे मामला हो गए, इसमें इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन वाले मामला थोड़े यहाँ पे लो थे उस ज़माने के अंदर। नो हैंड ओवर ऑप्टिमाइजेशन, हैंड ओवर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था। मिसाल के तौर पे एक बंदा इस टावर में है, यहाँ से बात करते करते इस टावर के रेंज में चला जाता है तो उसकी कॉल ड्रॉप हो जाती थी, उसको यहाँ पे आके दोबारा कॉल इस्टेब्लिश करनी पड़ती थी, इसे हम कहते हैं हैंड ओवर। यहाँ पे हैंड ओवर नहीं हो पाता था। सही है। फिर आया हमारे पास 2G सेलुलर आर्किटेक्चर, जिसे हम कहते हैं जीएसएम आर्किटेक्चर। जीएसएम आर्किटेक्चर के अंदर वही हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। यूज़र इक्विपमेंट हो गया आपका BSS, जिसे हम कहते हैं बेस स्टेशन सब सिस्टम। इसको यहाँ पे हमने नाम क्या दिया था पिछले वाले के अंदर, यहाँ पे हमने नाम दिया था इसको हमने BS। यहाँ पे हमने कहा कि बेस स्टेशन BSS है यहाँ पे। सही। और ये थर्ड पार्ट हो गया हमारे पास NSS या नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। अब जो हमारे पास यूई जो यूज़र इक्विपमेंट था, या मोबाइल स्टेशन, सॉरी MS, ये इसको हम MS कहते हैं, जो हमारे पास मोबाइल स्टेशन था, यहाँ पे जो है 2G नेटवर्क के अंदर सिम का कॉन्सेप्ट आ गया। 1G नेटवर्क के अंदर सिम का कॉन्सेप्ट नहीं था, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो आपके गाड़ी में फिट हो जाती थी, उससे आप मोबाइल कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन अब ये है कि यहाँ पे सिम का कॉन्सेप्ट आ गया। ये सिम किसी भी मोबाइल डिवाइस में जब इंसर्ट करोगे तो आपके नेटवर्क के साथ वो कनेक्ट हो जाएगी। तो सिम कहाँ पे आई, आपके सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में सिम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई। सिम ही आपको नेटवर्क पे ऑथेंटिकेट करवाती है और आपके डिवाइस को जो आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाती है। सेकंड पार्ट आ गया आपका BSS 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, एक BTS और एक BSC। BTS का क्या काम था, वायरलेस कनेक्टिविटी फराहम करना आपकी मोबाइल स्टेशन को, और मल्टीपल BTS को कौन कंट्रोल करता था, BSC कंट्रोल करता था। BSC कनेक्ट होता था आपके MSC के साथ, जो कि NSS का पार्ट है। NSS के अंदर जो MSC भी है, VLR है, HLR है, AUC है, ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे सारे सेटअप आ गया। यहाँ पे जो है सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, और अगर नेटवर्क से बाहर कॉल करनी तो आपका गेटवे MSC यहाँ पर आ गया। यानी अब आप देखो फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल आर्किटेक्चर में और सेकंड जनरेशन मोबाइल आर्किटेक्चर में कितना फ़र्क आ गया। एक तो यहाँ पे फ़र्क आ गया कि भाई अब BTS जो कंट्रोल बाय BSC हैं, वहाँ पे पहले में क्या था, BTS या जो मोबाइल टावर डायरेक्ट कंट्रोल होते थे MSC से, तो MSC का लोड BSC के ऊपर डिवाइड हो गया। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया कॉल हैंड ओवर का, यानी अब आप जो है एक सेल से दूसरे सेल में जब एंटर होते हो तो कॉल आपकी हैंड ओवर हो जाती है। यहाँ पे यूज़ होता है सॉफ्ट हैंड ओवर। सॉफ्ट हैंड ओवर और हार्ड हैंड ओवर में क्या फ़र्क था, ठीक है। 1G के अंदर हमने कहा हार्ड हैंड ओवर होता है, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल में आप जाते थे तो कॉल यहाँ पे डिस्कनेक्ट होती थी, फिर यहाँ पे आपको दोबारा कॉल इस्टेब्लिश होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है आपकी सॉफ्ट हैंड ओवर है, यानी आप यहाँ से लेके यहाँ मूव करोगे, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होगी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। क्यों? क्योंकि जो आपके टावर हैं जो BSC के साथ कनेक्ट हैं, BSC मॉनिटर करता रहता है कि भाई ये भी मेरे सेल में एक टावर के साथ कनेक्ट है, ये अब बताओ जो है मेरे दूसरे टावर के पास आ रहा है, तो ये आपस में हैंड ओवर करवा देता है, पता नहीं चलता आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हुई नहीं हुई। सही है। लेकिन अगर आप एक टावर से दूसरे BSC के टावर के पास आ रहे हो तो ये BSC दूसरे BSC से रब्ता करता है और आपकी कॉल को हैंड ओवर करवा देता है। इन सबको मॉनिटर कर रहा होता है पीछे से MSC। अच्छा, MSC कॉल इस्टेब्लिश करता है,
ऑथेंटिकेशन करता है, इसका ऑथेंटिकेशन रजिस्टर होता है, सब्सक्राइबर की सारे डेटा इनके पास होता है VLR HLR के अंदर। तो कॉल इस्टेब्लिश करना, सेशन इस्टेब्लिश करना, सर्विसेज देना, सारे के सारे ये काम किसके हैं, MSC के हैं। तो सेकंड जनरेशन के अंदर हमने क्या करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, हमने कहा था कि ये सिम इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पे, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यूजेस सर्किट स्विचिंग फॉर वॉइस। यहाँ पे भी सेकंड जनरेशन आर्किटेक्चर के अंदर भी वॉइस के लिए सर्किट स्विचिंग ही इस्तेमाल होती है। यानी जब आप कॉल करोगे, चाहे नेटवर्क के अंदर करो या नेटवर्क के बाहर GMSC के थ्रू बाहर निकल के किसी लैंडलाइन वाले नंबर पे कॉल कर दो आप, तो यहाँ पे आपके लिए एक पूरा सर्किट इस्टेब्लिश हो जाएगा जिसे हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग। इट सपोर्ट्स वॉइस डेटा एंड SMS सर्विस। 2G के अंदर जो है SMS सर्विस और वॉइस दोनों यहाँ पे सर्विसेज मौजूद थी। यूज़ TDM में, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जो 1G आर्किटेक्चर था वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमारे पास है ये FDM में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इस टावर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हम सारे मोबाइल्स को दे देते हैं। अगर फर्दर कोई आएगा तो उसको हम बोलेंगे थोड़ा वेट कर लो, जब कोई फ्री होगा तो फिर हम आपको देंगे। यहाँ पे क्या टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी एक ही टावर लगा हुआ है, ये BTS बेसिकली ये टावर को शो कर रहा है, सही है। अब इसके साथ जितने भी मोबाइल कनेक्ट होंगे हम बोलेंगे भाई तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए तुम्हें मिलेगी फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए तुम्हें मिलेगी, यानी किसी को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। हर एक को एक टाइम स्लॉट अलोकेट कर दी जाएगी और सबको एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलता जाएगा और सब कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया यहाँ पे, वक्त के साथ साथ जाहिर सी बात टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई तो यहाँ पे नई टेक्निक आ गई, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सॉफ्ट हैंड ओवर मैंने आपको बता दिया, बेटर वॉइस क्वालिटी देन 1G। जाहिर सी बात, अब जब टेक्निक इम्प्रूव हो गई है, आपने जो MSC का लोड डिवाइड कर दिया आपने और ऑथेंटिकेशन वाले सब कुछ आपने सारा सेटअप रख दिया, तो कॉल क्वालिटी तो आपकी जाहिर सी बात है इम्प्रूव हो जाएगी। इम्प्रूव्ड स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी, स्पेक्ट्रम जो है आपका थोड़ा सा आपने बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लिया टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की मदद से। प्रोवाइड बेसिक सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, आपने ऑथेंटिकेशन रजिस्टर आपके पास मौजूद है, HLR है, VLR है, इनकी मदद से आपने ऑथेंटिकेट किया, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दी यहाँ पे। सपोर्ट्स इंटरनेशनल रोमिंग, 2G आर्किटेक्चर से ही जो है रोमिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। यानी रोमिंग क्या होती है, मिसाल के तौर पे आप एक मोबाइल नेटवर्क पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हो, यूज़ करते करते वही नंबर वही मोबाइल लेके आप UAE चले जाते हो, तो वहाँ के नेटवर्क के साथ आपका सेम मोबाइल जो है वहाँ के किसी लोकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपकी कॉल इस्टेब्लिश हो सकती है। आपको वहाँ की सिम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चार्जेस तो बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन आपकी कॉल इस्टेब्लिश हो जाएगी, इसे हम कहते हैं रोमिंग। तो ये कॉन्सेप्ट जो है 2G के आर्किटेक्चर से ही स्टार्ट हो गया। लो पावर कंजम्पशन, यहाँ पे सेल का साइज़ और इम्प्रूव हुआ, BTS के अंदर वर्किंग की, BTS का हार्डवेयर इम्प्रूव किया उन्होंने, सारे मामला देखते हुए जो है अब पावर कंजम्पशन यहाँ पे लो हो गई देन 1G। सपोर्ट्स लिमिटेड डेटा सर्विसेज, 2G आर्किटेक्चर से ही जो है आपके पास डेटा सर्विसेज स्टार्ट हो गई। जो लोग जो है 10 से 15 साल पहले, जिनको याद होगा, जो GSM आर्किटेक्चर, GSM मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करते थे, तो उस ज़माने में GPRS का कॉन्सेप्ट है, एज जो है GPRS से थोड़ी इंप्रूव सर्विस थी, 2 MB 3 MB तक वहाँ पे सर्विसेज आपको मिल जाती थी। यानी डेटा जो है 2G से स्टार्ट हुआ। फिर हमने बात की 3G आर्किटेक्चर के ऊपर। हमने कहा 3G आर्किटेक्चर के अंदर जो है आपके पास वही 3 हिस्सों में मुश्तमिल है, यूज़र इक्विपमेंट, ये आपका UTRN यानी जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, बेसिकली आपका रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ये भी आपका जो है ये वाला जिसको हम BSS कहते हैं, सेकंड आर्किटेक्चर का, ये भी रेडियो एक्सेस नेटवर्क था आपके पास, इसे भी हम रेडियो एक्सेस नेटवर्क कहते हैं, लेकिन इसका नाम थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब ये हो गया UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, क्योंकि इसका हार्डवेयर थोड़ा चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई है। और थर्ड पार्ट है इसका कोर नेटवर्क, यहाँ पे जो था आपका NSS था, यहाँ पे आपका ये कोर नेटवर्क हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका मोबाइल उसी तरह टावर के साथ कनेक्ट होता है और टावर जो है RNC के साथ कनेक्ट होता है। 2G के अंदर क्या था, 2G के अंदर मोबाइल टावर के साथ BTS का कनेक्ट है और BTS जो है BSC के साथ कनेक्ट था। बात समझ में आ गई? अच्छा, बिल्कुल उसी तरह है, BTS समझ लो, ये BTS है आपका और ये आपका BSC है, लेकिन थोड़ी चेंजेस आ गई हैं। थोड़ी चेंजेस क्या आई थी यहाँ पे? चेंजेस ये आई थी कि यहाँ पे जो टेक्निक इस्तेमाल होती है 2G आर्किटेक्चर के, जिसे हम कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यहाँ पे इस्तेमाल हो गए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा इस टावर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना, जितने भी मोबाइल आ जाएँ सब सेम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे। तो आप बोलोगे यार फिर तो लड़ाई हो जाएगी, इंटरफेरेंस आएगी। नहीं, सबको एक एक अलग अलग कोड असाइन कर दिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी सेम इस्तेमाल करेंगे लेकिन सबका एक अलग अलग यूनिक कोड होगा, इसे हम कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सही। एक तो ये हार्डवेयर में चेंज आ गया, इसी वजह से इसको नोड भी कहते हैं, कि अब हार्डवेयर आपका चेंज होगा।
सेकंड थिंग, यहाँ पे RNC जो है सिर्फ इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, ये दूसरा फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? जो कोर आर्किटेक्चर के अंदर जो है ये कोर आर्किटेक्चर है, सही है, इसमें RNC जो है MSC के साथ भी कनेक्ट है और SGSN के साथ भी कनेक्ट है। MSC का काम क्या है? कॉल को स्टेब्लिश करवाना, कॉल करवाना, मैंने कहा ये सारे रजिस्टर हैं, ऑथेंटिकेशन करना, यूज़र को आइडेंटिफाई करना, सारे मामलात इनको देखते हुए फिर MSC कॉल स्टेब्लिश करवाता है। लेकिन यहाँ पे कोई यूज़र जो बोले कि मैंने कॉल करनी है, तो उसकी कॉल पहले नोड बी के पास जाएगी, नोड बी से RNC के पास जाएगी, RNC बोलेगा अच्छा वॉइस कॉल है, तो वो सीधा जाएगी MSC के पास, MSC GMSC के बाद नेटवर्क पे जाके बाहर कहीं से भी कॉल आपकी स्टेब्लिश हो जाएगी। ये पूरा एक सर्किट स्विच नेटवर्क यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन यही बंदा बोले कि नहीं यार, अब मैंने जो है मोबाइल पे डेटा यूज़ करना है, तो उसकी कॉल जो है, उसकी रिक्वेस्ट जो सीधा टावर के पास जाएगी, टावर से RNC के पास जाएगी, RNC बोलेगा अच्छा डेटा की रिक्वेस्ट है, अब वो MSC को नहीं भेजेगा, अब वो भेजेगा सीधा SGSN को, SGSN जस्ट लाइक राउटर, और SGSN जो है सीधा जाके GGSN को भेज देगा। अब ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये डेटा नेटवर्क के लिए यूज़ हो रही है, इसे हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे डेटा इस्तेमाल हो रहा है। ये यानी 3G आर्किटेक्चर के अंदर सर्किट स्विच नेटवर्क अलग था और पैकेट स्विच नेटवर्क अलग था। सर्किट स्विच नेटवर्क फॉर वॉइस कम्युनिकेशन और पैकेट स्विच नेटवर्क फॉर डेटा कम्युनिकेशन। तो 3G सर्विसेज जिन लोगों ने इस्तेमाल की, 3G उस ज़माने के अंदर, या 3G कनेक्शन है मेरे पास, या बड़ी अच्छी डेटा स्पीड आती है, क्योंकि उसके अंदर जो है आपको वॉइस के लिए अलग सेटअप कर दिया गया था और डेटा के लिए अलग कर दिया गया था। तो 3G की हम प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ लेते हैं। 3G सपोर्ट्स वॉइस, SMS, वीडियो कॉलिंग एंड मोबाइल इंटरनेट। ओके। डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड डेटा एंड मल्टीमीडिया सर्विसेज। ओके, ये बात हमने कर ली। यूजेस डिजिटल पैकेट स्विच एंड सर्किट स्विच। यहाँ पैकेट स्विच और सर्किट स्विच दोनों इस्तेमाल होते हैं। पैकेट स्विच इस्तेमाल होता है डेटा के लिए और सर्किट स्विच इस्तेमाल होता है वॉइस के लिए। यूज CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वही बात मैंने यहाँ पे कर ली, सही है। एनहांस सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन के यहाँ पे VLRSS के साथ अटैच कर दिया गया। EIR का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। सारे ऑथेंटिकेशन रजिस्टर का अलग सा कॉन्सेप्ट है। तो सारे मामला देखते हैं यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन थोड़ा इंप्रूव होगा यहाँ पे। इट सपोर्ट्स ग्लोबल रोमिंग। अच्छा, 2G आर्किटेक्चर के अंदर रोमिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे 3G आर्किटेक्चर के अंदर अब हर कंट्री का मोबाइल हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाता है, और वो चार्जेस वाले मैटर्स अलग हैं। यानी अब ग्लोबल तौर पे पूरी दुनिया के अंदर रोमिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ 3G आर्किटेक्चर के ऊपर। लोअर लेटेंसी कंपेयर टू 2G। लेटेंसी क्या होती है? मिसाल के तौर पर ये आपकी डिवाइस है और ये आपकी कोई क्या नाम अपना, जिसके साथ आप कनेक्ट होते हो, तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, फिर यहाँ से रिप्लाई आता है, तो जाने और आने टाइम जो आने से हम कहते हैं डिले आपका आ गया ये। तो जो आपका 2G आर्किटेक्चर हो गया 1G, उसमें थोड़ा सा डिले ज़्यादा आता था, इसमें थोड़ा डिले कम आता है। इम्प्रूव सर्विसेज हो गई हैं, जितना जितना आपका हार्डवेयर इम्प्रूव होता जा रहा है, आपके जो लेटेंसी आपका कम से कम होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं 4G आर्किटेक्चर के ऊपर। 4G आर्किटेक्चर हमने कहा कि नहीं यार, अब हम जो है सर्किट स्विचिंग की जान छुड़ाएंगे। अब चाहे वॉइस कॉल हो चाहे डेटा कॉल हो, सबको जो है हम डेटा में कन्वर्ट करेंगे और उसके पैकेट्स बना के हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। जब तक 4G आर्किटेक्चर आया तो आपको बहुत हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल गई, क्योंकि अब सारा डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, और यहाँ पे हार्डवेयर आपका काफ़ी इम्प्रूव हो गया है और हार्डवेयर की तादाद कम हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आपका वही यूज़र इक्विपमेंट 1G 2G की तरह, 1G 2G 3 की जगह, और ये आपका रेडियो एक्सेस नेटवर्क। लेकिन ये इसमें बड़ा फ़र्क आया। इसमें क्या फ़र्क आया कि देखें 2G के अंदर यहाँ पे था टावर और फिर आपके पास BSC था। 3G में क्या था? टावर था और RNC था। लेकिन यहाँ पे क्या है 4G के अंदर? सिर्फ एक ई नोड भी है। अब ई नोड भी जो है अपना टावर वाले फंक्शन भी कर रहा है और RNC वाले फंक्शन भी कर रहा है, यानी कंट्रोलिंग फंक्शन भी खुद कर रहा है अपने, और टावर से टावर कम्युनिकेशन भी हो रही है। 1G के अंदर, 2G के अंदर, 3G के अंदर टावर से टावर कम्युनिकेशन नहीं थी, वो BSC के ज़रिए या RNC के ज़रिए चल रही थी। यहाँ आप देखें, यहाँ पे 3G के अंदर जो ये RNC के दरम्यान में कम्युनिकेशन थी, टावर से टावर कम्युनिकेशन नहीं थी। और अगर हम 2G में जाएँ तो यहाँ पे भी देखें BSC के अंदर जो BSC आपस में कम्युनिकेट करते थे, BTS आपस में कम्युनिकेट नहीं करते थे, जबकि 4G के अंदर ये बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गई, जो कि कॉल को हैंड ओवर करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। वही सॉफ्ट हैंड ओवर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मौजूद है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे देखें आगे भी जो है यहाँ पे सारा हार्डवेयर चेंज हो गया। अब जितनी भी, चाहे वॉइस का डेटा हो, वॉइस की रिक्वेस्ट हो, चाहे डेटा की रिक्वेस्ट हो, दोनों ई नोड बी के पास आएगी और दोनों से ये रिक्वेस्ट सीधे जाएगी SDW के साथ, SDW से PDN गेटवे के साथ, और यहाँ से सीधा
नेटवर्क पे ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। और इस सारे फंक्शन को एमएमई कंट्रोल करता है। एमएमई जो है इस पूरे सेंटर को, पूरे नेटवर्क को, सारी कॉल को इस्टेब्लिश करना, सारे मामलात को डील करना, ये एमएमई का काम है। लेकिन एमएमई जो है सिर्फ सिग्नलिंग करता है, यानी कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्चुअल डेटा पे ये कोई काम नहीं करता। एक्चुअल डेटा का रास्ता यही है, यूज़र इक्विपमेंट से ई नोड भी से एस डी डब्ल्यू से पीडीएन नेटवर्क, सही है। और एमएमई जो ये काम करता है विद द हेल्प ऑफ एचएसएस, यानी एचएसएस जो है एमएमई का दिमाग है। सारी चीज़ें इसके पास होती हैं, उसको यूज़ करते हुए एमएमई काम करता है। ये हम 4G आर्किटेक्चर में हम काफ़ी डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी 4G आर्किटेक्चर की। ऑल आईपी नेटवर्क, नो सर्किट स्विचिंग, यहाँ पे कॉल के लिए कोई अलग से सर्किट स्विच नहीं है, सब पैकेट स्विचिंग यहाँ पे। सपोर्ट्स वेरी हाई डेटा रेट, डिज़ाइन मेनली फॉर पैकेट स्विच डेटा सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे जो है मल्टीपल एक्सेस, यहाँ पे टेक्निक चेंज हो गई, यानी इस टावर से जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है मोबाइल तक, ये चेंज हो गई है। 1G के अंदर FDMA थी, 2G के अंदर आपके पास TDMA थी, 3G के अंदर आपके पास CDMA थी, और 4G के अंदर यहाँ पे टेक्निक है जिसे मतलब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये फॉर डाउनलिंक थी। और सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये फॉर अपलिंक थी। अभी टेक्निक क्या है इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे सारी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक काफ़ी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। वेरी लो लेटेंसी, इम्प्रूव होता गया हार्डवेयर और हार्डवेयर की तादाद भी कम हो गई, तो लेटेंसी रेट भी कम हो गया यहाँ पे। सपोर्ट्स HD वॉइस एंड वीडियो सर्विस, जब आपकी लेटेंसी लो हो गई आपकी, तो आप वॉइस सर्विसेज और वीडियो सर्विसेज की हाई क्वालिटी को आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। वॉइस हैंडल यूजिंग VoLTE, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, यानी वॉइस जो है डायरेक्ट सर्किट स्विच पे एस्टेब्लिश नहीं होती यहाँ पे, वो क्या होती है LTE नेटवर्क पे पैकेट की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस यहाँ पे मैनेज हुई। अब हार्डवेयर इंप्रूव होता गया, क्वालिटी सर्विस यहाँ पे उन्होंने अच्छी तरह मैनेज कर ली। इन्हांस सिक्योरिटी मैकेनिज्म, सिक्योरिटी मैकेनिज्म ज़्यादा सिक्योर हो गया ये सारा नेटवर्क, क्योंकि पैकेट बेस्ड स्विचिंग है, उसकी कंट्रोलिंग उन्होंने अच्छी रखी है, तो आप ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट आ गई है। तो जनाब ये था हमारे पास 1G सेलुलर आर्किटेक्चर से लेके 1G 2G 3G और 4G। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5G मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि 5G थोड़ा सा चेंज हो गया है। इस आर्किटेक्चर जो हम ये 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, यूज़र इक्विपमेंट, तो रेडियो नेटवर्क, तो कोर नेटवर्क, ये 3 पार्ट्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया 5G के अंदर। वो थोड़ा सा अलग ही कहानी है, तो वो उसको मैं थोड़ा सा बाद में पढ़ाऊँगा, जब मैं थोड़ा सा चीज़ें को थोड़ा एडवांस डिस्कस कर लूँगा। अभी तो लेक्चर नंबर 10 है, हमारा कोर्स चल रहा है, तकरीबन 30-40 वीडियोज़ के अंदर जाएंगी ये। तो इंशाल्लाह इसमें आपको 5G और 6G का भी आपको इंट्रोडक्शन में आने वाले हफ्तों में दूंगा। होपफुली अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर